नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् अन्तर्जालकक्षायां हार्दिक स्वागत अभिनन्दनं च भवति। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सप्तम अध्यायस्य प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। अहं चिन्तयामि यत् भवतां सर्वेषाम् अयं पाठः सुचारुरूपेण अवबोधितवन्तः। तो ये तो एक शुरुआत थी। आप लोग भी कोशिश करें संस्कृत में बोलने की। तो आइए करते हैं शुरुआत। हम आज हमारा चैप्टर पाठ 7 और जिसका कि अध्ययन हम कर चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर आज हम कर रहे हैं। उनको प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, और नहीं अगर आ रहा है तो आप हमें बताएं। और अपना जो अध्ययन है, अपना जो स्वाध्याय है, उसको आप जारी रखें, क्योंकि स्वाध्याय सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो चलिए विद्यार्थियों, करते हैं शुरू। पाठ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के अध्याय 7वां जो है आप उसमें ढूंढ करके उस वीडियो को देखें और पाठ को पढ़ें एक बार, और उस पाठ को पढ़ने के बाद ही इस क्लास को देखें, क्योंकि जब तक आपको पाठ समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रश्नोत्तर हल नहीं कर पाएंगे। तो उसका हिंदी अनुवाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर हिंदी अनुवाद आप ठीक से समझ गए हैं तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं होने वाले हैं अगर आपने हिंदी अनुवाद ठीक से समझा है। तो अगर नहीं आया समझ में तो एक बार जाइए उस वीडियो पर, फिर से उस क्लास को देखिए और उसके बाद में आप इस क्लास को देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत हम आज के हमारे प्रश्नोत्तर की। और 7वां पाठ हमारा सौहार्द प्रकृति है शोभा, यानी सौहार्द जो है प्रकृति की शोभा है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा इसमें आता है। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम उत्तरयत, एक पद के अंदर आपको उत्तर देना है। पहले, वनराजः कई दुरवस्थां प्राप्तवन्तः। वनराज जो है किसके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त किया गया, यानी किसने उनको परेशान किया था। तो इसमें आ जाएगा आपके तुच्छ जीवई ही, तुच्छ जीवई ही, यानी तुच्छ जीवों के द्वारा उनको जो है परेशान किया गया था। ठीक है, आप चाहे तो वानरही भी लिख सकते हैं, बंदरों के द्वारा, लेकिन तुच्छ जीवई ही यहाँ पे सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखें, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, यानी कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरण को दूषित कौन करता है। तो कौन करता है कर्कश ध्वनि के माध्यम से। कर्कश ध्वनि किसकी होती है पहले तो ये बताइए। तो काकः इसका आंसर हो जाएगा आपके काकः। कौवा जो है इसको उस वातावरण को दूषित करता है। तीसरा प्रश्न देखें, काकचेष्टः विद्यार्थिनः कीदृशः छात्रः मन्यते। काकचेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा छात्रों के लिए कैसी मानी जाती है। तो कैसे छात्र माने जाते हैं वे, आदर्श, आदर्श छात्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके आदर्श। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपका पहले का, कह आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथ्यते, यानी कौन जो है अपने आप को स्वयं को खुद को पराक्रमी बलशाली विशालकाय कहता है। कौन होता है विशालकाय पराक्रमी बलशाली, कौन होता है, गजः, यानी हाथी। ठीक है, ये गजः। अगला प्रश्न देखिए, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति, बगुला किस प्रकार की कैसी मछलियों को जो है क्रूरता से भक्षण करता है, खाता है। तो वराकान आया था ना उसमें, वराकान मीनान, वराकान। ठीक है, वराकान मीनान क्रूरतया भक्षयति।
वराकान मगर मछलियों को जो है वो क्रूरता से खाता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हमारा हो गया है। आप इनके आंसर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना इसको ज्यादा बेहतर समझें, क्योंकि जितना अच्छे से आप खुद लिखेंगे ना उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर फोकस जरूर पड़ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ऑडियो पर भी ध्यान देते चलें, ताकि वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा है। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है अपना, अधोलिखित प्रश्नानुत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित। पूरे वाक्य में आपको लिखना है, माने संस्कृत में देना है। तो ये थोड़े से बड़े हैं, इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े से बड़े हैं, तो आप ध्यान पूर्वक दें। पहला क्वेश्चन आपके अंदर, निसंशय कः कृतान्तः मन्यते। निसंशय कः कृतान्तः मन्यते। निसंशय रूप से कौन जो है मतलब काल रूपी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप आ जाइए पाठ में पीछे। एक श्लोक आया था, आपको ध्यान होगा, यो न रक्षयति वित्रन्तान, यो न रक्षयति वित्रन्तान पीड्यमाना पीड्यमानान् परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सह कृतांतो न संशयः। ये जो श्लोक है, ये पूरा श्लोक आपको लिख देना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो मैंने इसका आंसर पढ़कर सुना दिया है आपको, तो इसका आप लिख देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका आ जाता है दूसरा। ठीक है, उसका आप पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखें, बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। बगुला जो है वन्य जीवों की रक्षा के लिए उपाय सोचने के लिए किस प्रकार से कहता है। तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं, शीतल जले स्थित्वा। चलिए मैं लिख देता हूं, शीतल जले स्थित्वा स्थिर प्रज्ञ ध्यान मग्नम भूत्वा। ठीक है, वन्य जीवान रक्षोपायम चिंतयिष्यामि, ये आपको आगे लिख देना है। ठीक है, यानी शीतल जले स्थित्वा स्थित प्रज्ञ। ठीक है, स्थित प्रज्ञ ध्यान मग्न भूत्वा वन्य जीवान रक्षोपायान चिंतयिष्यामि। यानी शीतल जल के अंदर रह करके मैं स्थिर प्रज्ञ रह करके ध्यान मग्न होकर के जो है वन्य जीवों की रक्षा के उपाय को मैं जो है सोचूंगा, ऐसा बगुले ने कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके वन्य जंतुओं को क्या कहती हैं। तो देखिए, वन्य जंतुओं को वो कहती हैं, मैं लिखता हूं और साथ साथ बोलता भी हूं। उन्होंने कहा था, भो भो प्राणिनः भवताम सर्वे में संतति। यानी आप सभी प्राणी जो है मेरी संतान है। और आगे उन्होंने कहा, जगह कम है इसलिए मैं बोलता हूं, आप लिखें, में संतति वस्तुतः सर्वे प्राणिनः अन्योन अन्ये आश्रिता भवंती। ठीक है, यानी आप सभी मेरी संतान हैं, और व्यर्थ में कलह ना करें, ये भी लिखें आप बीच में, वृथा कलम मा कुरुत। यानी व्रत में व्रता ही कलह नहीं करें, झगड़ा नहीं करें। आप सभी मेरी संतान हैं और वस्तुतः सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसा प्रकृति माता ने सभी से कहा। ठीक है,
अगला है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। तो देखिए इसके लिए भी एक श्लोक आया था बच्चों, ध्यान से देखिए आप। और वो श्लोक कौन सा था? यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा, यस ये दिया देखिए, ये श्लोक है आपका। यदि न यदि न स्यान्पति सम्यक, यदि न स्यान्पति सम्यक नेता ततः प्रजा, ठीक है। अकर्णधारा जलधौ, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नोरी, विप्लते नोरिव, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत नोरिव, यानी अकर्णधारा यानी जो ये जलधि समुद्र के अंदर जो जल की धारा, जल की जो लहरें उठती हैं वो जो है नाव को भी डुबो देती हैं। अगर राजा ठीक नहीं होगा तो प्रजा उसी प्रकार से डूब जाएगी जिस प्रकार से समुद्र के अंदर जो विशाल लहरें उठ करके बड़ी से बड़ी नौका को भी क्या करती हैं, डुबो देती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखें आप, अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत नोरिव, नोरिव कहते हैं नाव को, नौका को, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पांचवा इसका है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। तो प्रच्छम उद्घाटयित्वा, पूंछ को खोलकर, पंखों को खोलकर। तो मैं केवल इसका आंसर लिख रहा हूं, आप पूरे वाक्य में इसका लिख सकते हैं। प्रच्छम उद्घाटयित्वा, प्रच्छम उद्घाटयित्वा, पूंछ खोलकर यानी पंखों को खोलकर, पंखों को खोलकर जो है मयूर नृत्य करने की मुद्रा में जो है नृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। सब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। अंत में सभी जो है मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो याद करिए लास्ट में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जो पद का लालची नहीं है, पद का लोलुप्त नहीं है, जो स्थिर प्रज्ञ है ना, जिसको कोई चिंता नहीं है, ऐसे उल्लू को जो है राजा बनाने के लिए वो सोचते हैं। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा उलूकम, उलूकम, है ना। उल्लू को राजा बनाने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न इसके अंदर आपका आ जाता है, अस्मिन् नाट्यांशे कति पात्राणि सन्ति। इस नाट्यांश में कितने पात्र हैं। तो आपके कितने पात्र हैं, एकादशः, 11 पात्र हैं इसके अंदर, ठीक है। जिसमें मयूर है, बंदर है, शेर है, चीता है, बाघ है, बगुला है ना, कोयल है, कौवा है, ये उल्लू है, ये सभी आपके जो है इसके अंदर पात्र
आ जाते हैं। ठीक है, तो कुल कितने पात्र हैं? 11, एकादश। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है अपना। अब इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, जैसे पहला है, सिंह सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत। तो इसमें रेखांकित पद दिया हुआ है स्वरक्षायाम। ठीक है, तो स्वरक्षायाम मैंने कहा याम, इस तरीके का अगर उच्चारण ध्वनि सुनाई देती है किसी शब्द की, तो वो जो है आपका सप्तमी स्त्रीलिंग का रूप है, वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो है वो रूप माना जाता है। तो इसमें आपका क्या बनेगा पूरा वाक्य, मुझे बताइए आप। तो केशाम आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, केशाम आपको पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है, मैं एक लिख करके दिखा देता हूं आपको। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार ये देख लेते हैं अपन। सिंह वानराभ्याम। ठीक है, तो सिंह वानराभ्याम आपको ऐसे कैसे लिखना है? स्वरक्षायाम, इसकी जगह पे केशाम आ जाएगा, असमर्थ एवासीत। ठीक है, सिंह वानराभ्याम सिंह वानराभ्याम। ठीक है, उसकी जगह केशाम आ जाएगा, केशाम असमर्थ एवासीत। असमर्थ एवासीत। ये आप ध्यान रखिए कि प्रश्न निर्माण जब आप करते हैं तो पूरे वाक्य में लिखने के बाद में लास्ट में प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर जो है माइनस हो जाएंगे, नंबर काट सकता है एग्जामिनर। क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होना चाहिए। तो केशाम की जगह केशाम आपका आ गया है किसकी जगह पे? स्व रक्षायाम के स्थान पर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन शुंडेन पोथयित्वा पोथयित्वा मारयति। तो हमें शब्द पकड़ना है शुंडेन। शुंडेन मैंने कहा एन, जहां पर लास्ट में एन की ध्वनि आती है वो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है हमेशा। तो जिस विभक्ति वचन के अंदर वो शब्द दिया है, आपको प्रश्नवाचक शब्द उसी विभक्ति और वचन का लगाना है, ये ध्यान रखिए। तो ठीक है, शुंडेन है तो ये पूरे वाक्य में लिखना, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मैंने उदाहरण स्वरूप ऊपर एक लिख दिया है, अब मैं सिर्फ वो शब्द लिखूंगा, लेकिन आप जो है अपनी कॉपी के अंदर पूरे वाक्य में लिखेंगे, उस शब्द को प्रयोग करते हुए लास्ट में क्वेश्चन वाचक शब्द चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो शुंडेन की जगह पे हो जाएगा आपका केन। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएं, ये इस तरीके से। अगर नहीं लगाएंगे नंबर कट जाएंगे आपके। अगला देखिए, वानरः आत्मानं वनराजपदाय। वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्य मन्यते। तो वनराज पदाय, इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। तो वनराज पदाय, आय की जहां पर ध्वनि आ गई, मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है वो। तो इसके जगह पे आप क्या लगा देंगे? कसमई। क्या लगा देंगे? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कसमई। ठीक है, पूरे वाक्य में आप लिखेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे वाक्य में लिखेंगे आप, लेकिन जहां पे अंडरलाइन शब्द दिया है उसकी जगह पे आप सिर्फ ये लिखेंगे कसमई, फिर बाकी की चीजें एज इट इज उतार के क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, यानी मयूर का नृत्य, मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो प्रकृतेः,
प्रकृते है षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन जो है प्रकृते है। अब आपको किम शब्द की षष्ठी एक वचन लगाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आपको बनाना है, स्वाभाविक है। तो प्रकृते की जगह की क्या हो जाएगा, कस्याहा। ठीक है, क्या होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याहा, षष्ठी एक वचन आपका। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं, आप पूरे वाक्य में लिखेंगे और जहां पे प्रकृति है यानी जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को हटा करके आपको कस्याहा लगा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपना। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। प्रकृति मातरम, मातरम, रम, अम, जिसके अंदर अम की ध्वनि आती है ना, इसका मतलब वो जो वाक्य है वो आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है। ठीक है, तो प्रकृति मातरम, इसकी जगह पर आपको किम शब्द का द्वितीय एक वचन लगाना है, तो क्या लगा देंगे आप, कम, कम, क और ऊपर बिंदी। ठीक है, और पूरे वाक्य में पूरा वाक्य लिख देना है, जो प्रश्न में जो दिया हुआ है एज इट इज आपको उतार देना है। प्रकृति मात्रम की जगह पे आपको कम लगा देना है, फिर बाकी के वर्ड है उसको उतार देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, आगे चलिए। आप 10वीं के स्टैंडर्ड में है, मुझे बार बार ये चीज नहीं कहनी पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क आप लगाएं। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा आपका प्रश्न आता है, शुद्ध कथना नाम समक्षे आम, अशुद्ध कथना नाम च समक्षम न इति लिखते। यानी जो वाक्य या जो कथन शुद्ध है यानी सही है, सत्य है, उसके आगे आपको आम का अर्थ होता है हाँ, और न का अर्थ होता है न, नहीं। तो जो सही है उसके आगे आम, और जो गलत है उसके आगे आपको न लिख देना है। ठीक है, सरस्वती नमस्ते। चलिए अपन देखते हैं इसको। अब आप मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो फटाफट जिसको भी आता है अपनी कॉपी में तुरंत आंसर लिखते चले जाना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको मिलान कर लेना कि आपने जो लिखा है वो सही है अथवा नहीं है। पहला है, सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारेति, शेर जो है स्वयं को परेशान करने वाले बंदर को मार देता है। ठीक है, इसका तो मैंने अनुवाद बता दिया है, लेकिन आगे अनुवाद नहीं बताऊंगा क्योंकि पेपर में नहीं मिलेगा। तो क्या वो मार देता है शेर बंदर को? नहीं मारता है। तो नहीं मारता है के लिए न, यानी ये कथन गलत है। ये कथन कैसा है? गलत है, मतलब सत्य नहीं है। क्योंकि वो जैसे ही उसको मारना चाहता है, मारने लगता है, बंदर जो है उछलकर कहाँ चला जाता है? पेड़ पे जाके बैठ जाता है। ठीक है ना, बंदर बड़े चालाक होते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, का इति बकस्य बकस्य ध्वनि भवती। का ऐसी जो आवाज है, ऐसी जो ध्वनि है, ये बगुले की होती है। क्या ये सही है? कहाँ बगुला ही करता है क्या? बताइए, फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए। किसकी ध्वनि होती है? कौवे की। तो यहाँ पर भी आपके आ जाएगा न, यानी शुद्ध नहीं है, ये गलत है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। काकपिकयो वर्ण कृष्ण भवती, कौवे और कोयल का रंग काला होता है। अरे मैं तो अनुवाद बोल रहा हूँ, मैंने कहा था नहीं बोलूंगा मैं। चलिए कोई बात नहीं, फायदा ही हो गया आप लोगों को। कोशिश करिए कि खुद अनुवाद करें, है ना। तो कौवे और कोयल का रंग काला होता है क्या? बिल्कुल होता है, आम, यानी हाँ। ठीक है, कोए और कोयल का जो रंग है वो काला होता है। अगला है, मयूरः बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते। बताइए, मैं अनुवाद नहीं बताऊंगा।
आम। चलिए बता देता हूँ, तुम लोग थोड़े से नादान बालक हो। यानी मोर जो है बगुले के कारण अपने पक्षी कुल को अपमानित महसूस करता है। तो सही है, कहा था ना उसने कि भाई मैं हम तेरे वजह से पूरा पक्षी कुल अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। ठीक है। अन्योन संयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते। दूसरों के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है। तो होता है कि नहीं? आम या न? आम। हाँ, है ना। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है। अब आपको मंजू शाता यानी बॉक्स में से उचित पद को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर अपना 5वां आ जाता है। और 5वां प्रश्न आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको कौन कौन से शब्द यहाँ पर दे रखे हैं? तो देखिए, एक तो है स्थित प्रज्ञ, यथा समयम, ठीक है, मेधा मेध भक्षक, अहिभुक, आत्मश्लाघाहीन और पिकः। तो पहला है आपका काकः खालिस्तान भवति, कोवा होता है। क्या होता है? मेद्या मेद्य भक्षकः, खाने योग्य चीजें और न खाने वाले, न खाने योग्य चीजों को खाने वाला। मेध्या मेध्य भक्षकः। ठीक है, खाने योग्य चीजों को खाना या नहीं खाने योग्य चीजों दोनों को खाने वाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, खालिस्तान परभृत, खालिस्तान परभृत अपि कथ्यते। तो कह कथ्यते, कह परभृत अपि कथ्यते हैं, पिकः। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पिकः, कोयल। इसके बाद में बकः अव, बकः अविचलित खालिस्तान इव तिष्ठति। तो स्थिर प्रज्ञ, इसमें आ जाएगा आपका स्थिर प्रज्ञा, स्थिर प्रज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, मयूर खालिस्तान इति नामना अपि ज्ञायते। तो मयूर किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? अहिभुक। किस नाम से? अहिभुक नाम से। अहिभुक। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपके उलूक खालिस्तान पद निर्लिप्त चासीत। तो इसमें क्या आ जाएगा? आत्मश्लाघाहीन, आत्मश्लाघाहीन। आत्मश्लाघाहीन है वो। ठीक है, उल्लुक। अगला इसके अंदर आपका आ जाता है सर्वेशम एव महत्वम विद्यते खालिस्तान यथा समयम। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका यथा समयम। यथा समयम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यथा समयम। तो अब अगला प्रश्न है आपका, आप इसको देख लीजिए अच्छे से।
मैं हट जाता हूँ सामने से ताकि आपको नजर आ जाए। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। वाच्य परिवर्तन कुरुत। हालांकि यह इस प्रश्न में जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके के प्रश्न आपके पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये वाच्य परिवर्तन है तो मैं इनका वाच्य परिवर्तन करके जरूर बताता हूँ। ठीक है, मतलब एक श्लोक दे करके उसमें से वाच्य परिवर्तन करवाएंगे ऐसा नहीं होगा, केवल आपको वाक्य देगा और उसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो मैं ये करवा देता हूँ ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा, है ना। छठे प्रश्न में देखते हैं वाच्य परिवर्तन। हम्म, जैसे इसके अंदर पहला है, ऊपर श्लोक दे रखा है, आप श्लोक को मत देखिए, नीचे पहले पे आ जाइए। त्वया सर्वम त्वया सत्यम कथयतम कथितम। ठीक है, त्वया सत्यम कथितम यानी तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। तो त्वया सत्यम कथितम, त्वया तृतीय विभक्ति का एक वचन है, आपको उसको प्रथमा में बना देना है, मैंने बताया था। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके त्वया की जगह त्वम हो जाएगा। ठीक है, यानी त्वम सत्यम वदसी या कथसी कथयसी। ठीक है, वदसी भी कह सकते हैं, कथयसी भी कह सकते हो आप। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है इसी का दूसरा, सिंह सर्व जंतून पृच्छति। सिंह सर्व जंतून पृच्छति, तो सिंह की जगह तृतीय व्यक्ति बना देना आपको। ठीक है, सिंह की जगह सिंहे सिंहेन। सिंहेन सर्व जंतून ऐसे कैसे आ जाएगा, प्रच्छयते, प्रच्छति की जगह प्रच्छयते हो जाएगा आपके। ठीक है, इसके बाद है काकः पिकस्य संततिम, काका पिकस्य संततिम पालयति। काकः प्रथमा व्यक्ति, इसको तृतीय में बदल देना है, तो काकेन पिकस्य संततिम पालयते पालयते। ठीक है, काकेन सिंहस्य संततिम पालयते। इसके बाद में आपका मयूर विधात्रा एव विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः। तो इसको आपको मयूर, इसको तृतीय विभक्ति में आपको बना देना है। मयूर विधात्रा एव पक्षीराजः वनराज, तो मयूर का तृतीय विभक्ति बनेगा आपका मयूरेन। मयूरेन विधात्रा एव पक्षीराजः, ऐसे कैसे आ जाएगा, विधात्रा एव पक्षीराजः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः। तो वनराजः वा
कृतः की जगह आपको कर देना अकरोत, कृतः की जगह अकरोत आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। सर्वै खगै कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम इच्छेते। मैं सिर्फ आपको वो दोनों शब्द जो परिवर्तन होंगे वो बता देता हूँ, बाकी आप वैसे के वैसे लिखें। सर्वई, यहाँ पे जो तृतीय व्यक्ति बहुवचन दे रखा है इसको आपको प्रथमा बहुवचन बना देना है, सर्वे। ठीक है, फिर बीच में पूरा एज इट इज आ जाएगा, और लास्ट में आपका इसमें दिया हुआ है कृतुम इच्छते, तो कृतुम इच्छते को कृतुम इच्छति कर देना आपको। क्या करेंगे, कृतुम इच्छति। ठीक है, कृतुम इच्छति। अगला है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु। तो सर्वे इसकी जगह, जैसे पहले सर्वे उसमें था सर्वई, उसको आपने सर्वे बनाया, अब सर्वे को वापस आपको सर्वई बना देना है, बस तृतीया बहुवचन बना देना है इसको, सर्वई। ठीक है, बीच में एज इट इज आ जाएगा जो आपका वाक्य है। अब कुर्वन्तु है इसमें, तो आपको इसको बना देना कुर्वन्ती, कुर्वन्ती। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न हो गया है, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। मैं हट जाता हूँ सामने से। लास्ट प्रश्न बचा है आपका 7वें अध्याय का। मिटा देता हूँ। लास्ट प्रश्न आपका समास विग्रह, समास और समास विग्रह। ठीक है, जो समासिक पद है उसको विग्रह करके लिखना है, जो विग्रहित पद है उसको समासिक पद बना करके आपको लिखना है, प्रश्न संख्या 7 में। चलिए देखते हैं। पहला है तुच्छ जीवई ही, तो तुच्छ जीवई का समास विग्रह आप करेंगे, दोनों में प्रथमा विभक्ति आपको लगा देना है, तुच्छ जीव। ठीक है, बस इतना सा, कुछ नहीं करना आपको। जो पूरा शब्द जोड़ करके दिया हुआ उसको आपको तोड़ के लिखना है, और जो तोड़ के दिया हुआ उसको जोड़ के लिखना है, और कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ। ठीक है, तो तुच्छ जीवई का तुच्छ जीव हो गया है आपका। दूसरा होगा आपका वृक्षोपरि ही, यानी पेड़ के ऊपर, तो इसको तोड़ के आप कैसे लिखेंगे, वृक्षस्य ऊपरी, षष्ठी तत्पुरुष इसके अंदर समास आ जाता है। ठीक है भाई, वृक्षस्य ऊपरी। तीसरा है इसके अंदर आपका पक्षीणाम सम्राट, यानी इसको विग्रह करके दिया हुआ है तो आपको जोड़ के लिख देना है, पक्षीणाम सम्राट हो जाएगा पक्षी सम्राट, यानी पक्षियों का सम्राट, पक्षी सम्राट। ठीक है जी।
इसके बाद में आपका है स्थितः प्रज्ञ यस्य सः। स्थितः प्रज्ञ यस्य सः यानी जो स्थित प्रज्ञ होकर के सोचता है वह, तो स्थित प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ, ठीक है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थिर प्रज्ञ। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका अपूर्वम। अपूर्वम का हो जाएगा आपका न पूर्वम। न तत्पुरुष है ये, न पूर्वम। अपूर्वम का समास विग्रह न पूर्वम। और लास्ट आपका व्याग्र चित्त कहा, ठीक है। ये आपका द्वंद्व समास है जिसके अंदर और लगता है बीच में, ध्यान रखना। तो व्याग्र चित्रकः, नहीं व्याग्र च आएगा बीच में क्योंकि और लगता है ना। व्याग्र च चित्रकः च, व्याग्रह च चित्रकः च, तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका अध्याय हो चुका है समाप्त, अध्याय नंबर 7वां। और अब आपके 4 अध्याय बचे हैं, 8, 9, 10 और 12, क्योंकि 11वां जो चैप्टर है वो आपका वर्तमान सत्र में सिलेबस में नहीं है। हालांकि मैं इस प्लेलिस्ट को पूरा करूंगा तो आपका कोर्स कंप्लीट कराने के बाद में वो दोनों वीडियोस भी इस प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, तीसरे और 11वें अध्याय का, ताकि अगले सेशन में जो है फिर से दोबारा से क्लासेस चलानी नहीं पड़े, पूरा सिलेबस उनको मिल जाएगा। तो ये 4 अध्याय कंप्लीट करने के बाद में आपकी व्याकरण का जो पोर्शन है वो मैं शुरू करूंगा। तो आप लोग तैयार रहें और अपनी व्याकरण की एक कॉपी अलग से ज़रूर बनाकर रखें, ताकि जो आप व्याकरण में लिखेंगे वो सारा अलग पूरा मटेरियल, ऐसा नहीं हो पूरी खिचड़ी बन जाए आपका, मतलब पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर भी उसी के अंदर है, व्याकरण भी आपने उसी में डाल दिया, दूसरे सब्जेक्ट का भी उसी में डाल दिया, तो वो खिचड़ी बन गया ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ढूंढते रहना फिर। तो इसकी अलग से कॉपी बनाकर रखिएगा और बहुत जल्दी व्याकरण शुरू करेंगे। ये 4 पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में व्याकरण पोर्शन शुरू होगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं। मैं लास्ट में वही अपील हर बार जो करता हूँ, जो स्टूडेंट बहुत रुचि से पढ़ रहे हैं, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, वो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता चले कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो गंभीरता से पढ़ रहे हैं, जिनको क्लास की आवश्यकता है। अन्यथा जिसको ज़रूरत नहीं है वो स्किप करके भी चले जाएं, क्लास को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से उनको मटेरियल अच्छा लगता है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनको लग रहा है कि वास्तव में उनके लिए यूज़फुल है और क्लास पूरी देख रहे हैं गंभीरता से, तो आप लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले इतने स्टूडेंट्स गंभीर हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी क्लास का वीडियो होगा वो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।